कहानी का नाम है इंस्पेक्टर मादादीन चांद पर। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है, पर सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मादादीन डिपार्टमेंट में एमडी साहब कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहाँ हमारे जैसे ही मनुष्यों की आबादी है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर मादादीन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम की अंगुलियों के नहीं हैं, पर मादादीन उसे सजा दिला ही देते हैं। मादादीन कहते हैं ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया वहाँ जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देखकर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाति है। यह बात सही है, क्योंकि अंधेरे पक्ष के मादादीन माहिर माने जाते हैं। पूछा जाएगा इंस्पेक्टर मादादीन चांद पर क्यों गए थे? टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था यो हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ राम राज्य है। मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजे जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। गृह मंत्री ने सचिव से कहा किसी आईजी को भेज दो। सचिव ने कहा नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है। आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूँ। तय किया गया कि हमारे हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर मादादीन को भेज दिया जाए। चांद की सरकार को लिख दिया गया कि आप मादादीन को लेने के लिए पृथ्वीयान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने मादादीन को बुलाकर कहा तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूध की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की एक ऐसी जय जयकार हो कि प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। मादादीन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। मादादीन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे करते जा रहे थे। प्रविसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यान के पास पहुंचकर मादादीन ने मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। मुंशी गफूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट फटकारा। बोला जी पेक्टी साहब, एफआईआर रख दी है जी पेक्टर साहब। अरे उस नामचे का नमूना जी पेक्टर साहब। वे यान में बैठने लगे। हवालदार बलफंदर को बुलाकर कहा हमारे घर में जचकी के बखत अपने खटला मैंने पत्नी को मदद के लिए भेज देना। बलफंदर ने कहा जी पेक्टर साहब। गफूर ने कहा आप बेफिक्र रहें पेक्टर साहब, मैं अपने मकान मैंने पत्नी को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए। मादादीन ने यान के चालक से पूछा ड्राइविंग लाइसेंस है? जी है साहब। और गाड़ी में बत्ती ठीक है? जी ठीक है। मादादीन ने कहा सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना
हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चलान कर दूंगा। चंद्रमा से आए चालक ने कहा, हमारे यहाँ आदमी से इस तरह नहीं बोलते। मादादीन ने कहा, जानता हूँ बे, तुम्हारी पुलिस कमज़ोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूँ। मादादीन यान में कदम रखी रहे थे कि हवलदार राम संजीवन भागता हुआ आया। बोला, डॉक्टर साहब, एसपी साहब के घर में से कहे हैं कि चांदी से इड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना। मादादीन खुश हुए, बोले, कह देना भाई साहब से, ज़रूर लेता आऊँगा। वे यान में बैठे और यान उठ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि मादादीन ने कहा, अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता? चालक ने जवाब दिया, आसपास लाखों मील में कुछ नहीं है। मादादीन ने डांटा, मगर रूल इस रूल, हॉर्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी मादादीन के स्वागत के लिए खड़े थे। मादादीन रोब से उतरे और उन अफसरों के कंधों पर नजर डाली। वहाँ किसी के स्टार नहीं थे, फीते भी किसी के नहीं लगे थे। लिहाजा मादादीन ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना ज़रूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा, मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। मादादीन को वे लोग लाइन में लगे और एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया। एक दिन आराम करने के बाद मादादीन ने काम शुरू कर दिया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाहजा किया। शाम को उन्होंने आईजी से कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है। हमारे रामराज में हर पुलिस लाइन में हनुमान जी हैं। आईजी ने कहा, हनुमान कौन थे? हम नहीं जानते। मादादीन ने कहा, हनुमान का दर्शन कर हर कर्तव्यपरायण पुलिस वाले के लिए ज़रूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीधा मादा का पता लगाया था। एब्डक्शन का मामला था, दफ़ा 364। हनुमान जी ने रावण को सजा वही दे दी, उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वही सजा दे दी। अदालत में जाने का झंझट नहीं। मगर यह सिस्टम अभी हमारे रामराज में भी चालू नहीं हुआ। हनुमान जी के काम से भगवान रामचंद्र बहुत खुश हुए। वे उन्हें अयोध्या में ले आए और टाउन ड्यूटी में तैनात कर दिया। वही हनुमान हमारे आराध्य देव है। मैं उनकी फ़ोटो लेते आया हूँ। उससे मूर्तियाँ बनवाइए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। थोड़े ही दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। मादादीन जी उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह और अलाल हो गई है। वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती। कोई कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में एक चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा, ज़रा तनख्वाह का रजिस्टर बताओ। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए। कारण पकड़ में आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाहें देते हैं, इसलिए सिपाही को 500, हवालदार को 700, थानेदार को 1000। ये क्या मजाक है? आखिर पुलिस अधिकारी अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 देते हैं,
तो वे 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाहें फौरन घटाइए। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर ये तो अन्याय होगा। अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम ही क्यों करेंगे? मादादी ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे कि पहली काटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटा दी और 2-3 महीनों में सचमुच बहुत फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई, चारों तरफ नजर रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में घबराहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलवा कर देखे। पहले से कई गुने अधिक केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने मादादीन से कहा, मैं आपकी सूझ की तारीफ करता हूँ। आपने क्रांति कर दी, पर यह हुआ किस तरह? मादादीन ने समझाया, बात बहुत मामूली है। कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की गुजर नहीं होगी। 100 रुपयों में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता। 200 में इंस्पेक्टर डांट भाट मेंटेन कर सकता है। उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी। और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब अपराधी को पकड़ेगा, गरज की वह अपराधों पर नजर रखेगा, सचेत, कर्तव्यपरायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे रामराज के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग मादादीन को देखने आने लगे कि वह आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके सक्षम ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे। वे कहते, गुरु, आप इधर न पधारते तो हम सभी कोरी तनख्वाह से ही गुजर करते रहते। सरकार भी खुश थी कि मुनाफे का बजट बनने वाला था। आधी समस्या हल हो गई। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी थी। अब मामले की जांच विधि में सुधार लाना ही रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा कैसे दिलाई जाए? मातादीन इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन कर बताए। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। मादादीन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ। आप लोग सीखिए। एक कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्की होनी चाहिए। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाएगा, तभी तो एविडेंस इकट्ठा की जाएगी। मादादीन ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो। क्या कहीं खून मिला? किसी के कपड़ों पर या और कहीं? एक इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, मारने वाले तो भाग गए थे। मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था। एक भला आदमी वहां रहता है, उसने उठाकर अस्पताल भेजा। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए हैं। मादादी ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। मादादी ने कहा, वह सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहाँ जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे तो कब्जे में करो। वो भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया। उसने कहा, मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर है? चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई। मादादीन प्रभावित नहीं हुई। सारा पुलिस महकमा
उत्सुक था कि अब मादादिन क्या तर्क निकालते हैं। मादादिन ने उससे कहा, पर तुम झगड़े की जगह क्यों गए क्यों? उसने जवाब दिया, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, वो मेरा वहाँ मकान है। झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। अब फिर मादादिन की प्रतिभा की परीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुक देख रहा था। मादादिन ने कहा, मकान है तो ठीक है, पर मैं पूछता हूँ, झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वो बार बार कहता, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वही मकान है। मादादिन उसे जवाब देते, सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब मादादिन जी ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो, आदमी मारा गया है तो ये पक्का है कि किसी ने उसे ज़रूर मारा। कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है। सवाल है, किसको सजा होनी है? पुलिस के लिए ये सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना ये सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को। यह अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य मनुष्य सब बराबर है, सब में उसकी परमात्मा का अंश है। हम भेदभाव नहीं करते। यह पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल है, किस पर जुर्म साबित होना चाहिए? इसका निर्णय इन बातों से होगा, क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है? क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे? मादादीन को बताया गया कि वह आदमी भला है, पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहाँ तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है। मादादीन ने टेबल टॉक कर कहा, फर्स्ट क्लास केस एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले ये बात नहीं उतरती कि एक निरपराध भले आदमी को सजा दिलाई जाए। मादादीन ने समझाया, देखो, मैं समझा चुका हूँ कि सब में उसी ईश्वर का अंश है। सजा इसे हो या कातिल को, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहाँ खून ढूंढते फिरोगे? तुम तो भरो एफआईआर। मादादीन जी ने एफआईआर भरवा दी। बखत ज़रूरत के लिए जगह खाली छुड़वा दी। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव, हमारी तो बड़ी आफत है। तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं, उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो? ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ। बताइए, हम क्या जवाब दें? हम तो बहुत शर्मिंदा है। मादादी ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत। शुरू शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज़ का जवाब है। अब आपके पास जो आए उससे कह दो, हम जानते हैं कि वह निर्दोष है, पर हम क्या करें? यह सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे एसपी के पास जाएंगे। मादादी ने कहा, एसपी भी कह दे कि ऊपर से हो रहा है। तब वे आईजी के पास शिकायत करेंगे। आईजी भी कहें कि सब ऊपर से हो रहा है। तब वे लोग पुलिस मंत्री के पास पहुंचेंगे। पुलिस मंत्री भी कहेंगे, भैया मैं क्या करूं, ये ऊपर से हो रहा है। तो वे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। प्रधानमंत्री भी कहें कि मैं जानता हूँ वह निर्दोष है, पर यह ऊपर से हो रहा है।
कोतवाल ने कहा। माँ दादी ने कहा, तब वे क्या? तब वे किसके पास जाएंगे? भगवान के पास ना। मगर भगवान ने से पूछकर कौन लौट सका है? कोतवाल चुप रह गया। वह इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। माँ दादी ने कहा, एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है। हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है। तुम इसे सीख लो। केस की तैयारी होने लगी। माँ दादी ने कहा, अब 4-6 चश्मदीद गवाह लाओ। कोतवाल ने कहा, चश्मदीद गवाह कोई कैसे मिलेंगे जब किसी ने उसे मारते देखा ही नहीं? चश्मदीद गवाह कोई कैसे होगा? माँ दादी ने सिर ठोंक लिया। किन बेवकूफ़ों के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट ने। इन्हें तो ABCD भी नहीं आती। छल्लाकर कहा, चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो? चश्मदीद वह नहीं है जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा। कोतवाल ने कहा, ऐसा कोई क्यों कहेगा? माँ दादी ने कहा, कहेगा। समझ में नहीं आता कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो? अरे, चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से रहती है। जहाँ ज़रूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती है कि इस आदमी में कोई दैवी शक्ति है, जिससे वह जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है और वहाँ पहले से पहुँच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बना कर देता हूँ। 8-10 उठाईगिरों को बुलाओ जो चोरी, मारपीट, गुंडागर्दी करते हो, जुआ खिलाते हो और शराब उतारते हो। दूसरे दिन शहर के 8-10 नररत्न कोतवाली में हाजिर थे। उन्हें देखकर माँ दादी गदगद हो गए। बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखे। बड़ा सूना सूना लग रहा था। माँ दादी का प्रेम उमड़ पड़ा। उसने कहा, तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी मारते देखा था ना? वे बोले, नहीं देखा साहब, हम वहाँ थे ही नहीं। माँ दादी जानते थे ये पहला मौका है। फिर उन्होंने कहा, वहाँ नहीं थे ये मैंने माना, पर लाठी मारते देखा तो था। उन लोगों को लगा कि वो पागल आदमी है, तभी ऐसी ऊट पटांग बात करता है। वे हंसने लगे। माँ दादी ने कहा, हंसो मत, जवाब दो। वे बोले, जब थे ही नहीं तो कैसे देखा? माँ दादी ने गुर्रा कर देखा। कहा, मैंने कैसे देखा तो बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है। हर एक को कम से कम 10 साल जेल में डाला जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो? वे घबरा कर बोले, साहब, हम जेल नहीं जाना चाहते। माँ दादी ने कहा, ठीक, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा ना? वे बोले, देखा साहब। वह आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो वो बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। माँ दादी ने कहा, ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे? वे बोले, साहब, जो आप कहेंगे सो देखेंगे। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर तो बेहोश हो गया। होश आया तो माँ दादी के चरणों पर गिर पड़ा। माँ दादी ने कहा, हटो, काम करने दो। कोतवाल पाँवों से लिपट गया। कहने लगा, मैं जीवन भर इन चरणों पर पड़ा रहना चाहता हूँ। माँ दादी ने
आगे की सारी कार्यप्रणाली तय कर दी। एफआईआर बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोजनामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। उस आदमी को 20 साल की सजा होगी। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी। धड़ाधड़ केस बनने लगे और सजा होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा था। चांद की संसद ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया। एक दिन मादा दीन जी का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वे फूलों से लदे खुली जीप पर बैठे थे। आसपास जय जयकार करते हजारों लोग। वे हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री की स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उनका ऐसा अभिनंदन होगा। वे पछताए। अच्छा होता कि इस मौके के लिए कुर्ता, टोपी और धोती ले आते। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठे ये दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे, मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आए। सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे, कोई बीमार बाप का इलाज नहीं करता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता, आदमी जानवर से बदतर हो गया, सरकार फौरन इस्तीफा दे। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने मादा दीन जी को बुलाया। मादा दीन ने देखा वे एकदम बूढ़े हो गए थे। लगा ये कई रातें सोए नहीं हैं। रुआम से होकर प्रधानमंत्री ने कहा, मादा दीन जी, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल देश वापस लौट जाइए। मादा दीन ने कहा, मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, ट्रिपल ले जाइए। मादा दीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं, काम प्यारा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन मादा दीन जी को वापस लौटने के लिए अपने आईजी का ऑर्डर मिल गया। उन्होंने एसपी साहब के घर के लिए ईडी चमकाने का पत्थर यान में रखा और चांद से विदा हो गए। उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े। बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि मादा दीन जी को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था? एक दिन वह पत्र खुल ही गया। उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर मादा दीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फौरन बुला लें। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम भोले लोगों से विश्वासघात किया है। आपके मादा दीन जी ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है, उसके नतीजे ये हुए हैं। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। मेरा बेटा बीमार की सेवा नहीं करता। वह डरता है बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं और कोई बुझाने नहीं जाता।
डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई उन्हें नहीं बचाता, इस डर से कि उस पर बच्चे को डुबाने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दीन जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन रामराज में बुला लिया जाए।